अगस्त 2010, नई दिल्ली। भारत सरकार ने कैनेडियन कंपनी को एक लेटर भेजा। लेटर में लिखा था 60 दिन या तो हमें अपने यूजर्स के मैसेजेस पढ़ने का एक्सेस दो या इंडिया में हमेशा के लिए बंद हो जाओ। और यह कंपनी थी RIM यानी रिसर्च इन मोशन और उनका प्रोडक्ट था ब्लैकबेरी मोबाइल फोन। भारत के साथ साथ उसी वक्त UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और लेबनान ने ब्लैकबेरी को बैन लगाने का नोटिस भेजा। 5 देशों की सरकारें एक साथ एक ही फोन के खिलाफ। वो फोन जिसे उस वक्त खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा यूज करते थे। वो फोन जिसके एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को एक्सेस करना गवर्नमेंट्स के लिए भी आसान नहीं था। यही वजह थी कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग ब्लैकबेरी यूज करते थे। तो सवाल यह है कि ब्लैकबेरी आखिर मरी क्यों? आखिर ब्लैकबेरी के मौत का असली कारण क्या था और क्या वजह थी जो आज तक किसी ने इस पर बात ही नहीं किया? दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य दृश्य यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैकबेरी के उस डाउनफॉल की जो आपने किसी भी वीडियो में पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, पहले 1 सेकंड के लिए याद करो वो रेड लाइट, वो पिंग वाली आवाज। 2009 में अगर किसी के हाथ में ब्लैकबेरी था तो वो VIP था। इंडिया में लाखों लोग ब्लैकबेरी यूज करते थे। जर्नलिस्ट, बैंकर्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर इंडिया की पहली मैसेजिंग कल्चर थी। व्हाट्सएप से पहले BBM था। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है जो लोगों को पता नहीं है। ब्लैकबेरी का BES यानी ब्लैकबेरी एंटरप्राइज सर्वर का एन्क्रिप्शन मिलिट्री ग्रेड का था। मतलब अगर आप ब्लैकबेरी से कोई भी मैसेजेस भेजते हैं उसे रिसीवर के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता। ब्लैकबेरी का एंटरप्राइज एन्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाहकर भी कई सिचुएशंस में गवर्नमेंट्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी मैसेजेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते थे। सोचो, आपने अपने दोस्त को एक लेटर लिखा। भेजने से पहले वो लेटर अपने आप ही एक ऐसी लैंग्वेज में बदल जाता है जो सिर्फ आपका दोस्त ही पढ़ सकता है। बीच में कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो, हैकर हो या कोई भी, अगर उस लेटर को पढ़ने की कोशिश भी करे तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। यही काम करता था ब्लैकबेरी का 256 बिट AES क्रिप्टोग्राफिक की सिस्टम। इंडिया, UAE और सऊदी अरब गवर्नमेंट, इनके पास वर्ल्ड के एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स थे जिनके मदद से ये कई कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन ब्लैकबेरी के मैसेजेस नहीं। और दोस्तों, ब्लैकबेरी का यही फीचर उनके लिए एक प्रॉब्लम बनने वाला था। 26 नवंबर 2008, मुंबई, इंडिया का सबसे काला दिन। लगभग 166 लोग टेररिस्ट अटैक में मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए। पूरा देश हिल गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने ब्लैकबेरी और पाकिस्तान का नाम एक ही कहानी में लाकर खड़ा कर दिया। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि हमलावरों ने कम्युनिकेशन और इंटरनेट एक्सेस के लिए ब्लैकबेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था और क्योंकि ब्लैकबेरी का नेटवर्क एडवांस्ड एन्क्रिप्शन पर काम करता था, सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। अगर ब्लैकबेरी का एन्क्रिप्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी उसे देख नहीं सकते, तो ऐसे नेटवर्क को मॉनिटर कैसे किया जाए? और ये बात नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी था, अदरवाइज कोई भी एन्क्रिप्शन सिस्टम का गलत फायदा उठा सकता था। ये बात अप्रूव था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि वो किसी भी एन्क्रिप्टेड नेटवर्क को अब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते और अगस्त 2010 में उन्होंने ब्लैकबेरी को अल्टीमेटम दिया, या तो हमें अपने यूजर्स के मैसेजेस पढ़ने का एक्सेस दो या फिर इंडिया में हमेशा के लिए ब्लैकबेरी को बंद होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ब्लैकबेरी को सबसे बड़ा खतरा ना इंडियन गवर्नमेंट से था और ना ही किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से, बल्कि जब ब्लैकबेरी अपने एडवांस्ड एन्क्रिप्शन सिस्टम की वजह से गवर्नमेंट्स के साथ इस टकराव में उलझा हुआ था, तब दुनिया के टेक्नोलॉजी मार्केट में एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। और हैरानी की बात यह है कि इस रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्लैकबेरी के डेटा एन्क्रिप्शन कंट्रोवर्सी से लगभग 2-3 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसे समझने के लिए जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए। 9 जनवरी 2007
कैलिफोर्निया। स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया। फिर 23 सितंबर 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया और ये दो इंसिडेंट्स मोबाइल फोन्स के मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला था। लेकिन इन दोनों इंसिडेंट्स पर अगर आप ब्लैकबेरी कंपनी का रिएक्शन जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जब ब्लैकबेरी ने स्टीव जॉब्स का प्रेजेंटेशन देखा तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उनका मानना था कि एक इतना बड़ा स्क्रीन, पूरा वेब ब्राउजर और बड़ा प्रोसेसर चलाने के लिए जो बैटरी चाहिए वो एक छोटे से फोन में फिट हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने एक आईफोन को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एप्पल ने लगभग एक पूरा कंप्यूटर एक छोटे से फोन के अंदर सेट कर दिया था। ब्लैकबेरी के इंजीनियर्स को यह समझ आ गया था कि आईफोन को लोग सिर्फ कॉलिंग और ईमेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे ये फोन एक मल्टीपर्पज डिवाइस बनने वाला था। लेकिन ब्लैकबेरी के इंजीनियर्स जो देख रहे थे, मैनेजमेंट वो देखने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मार्केट का बादशाह था। कॉर्पोरेट दुनिया, गवर्नमेंट्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के बीच उसका लगभग मोनोपोली जैसा दबदबा था और शायद ऐसी लगातार सफलता ने कंपनी के लीडरशिप को जरूरत से ज्यादा इगोइस्टिक बना दिया था। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो ब्लैकबेरी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने उसे एक टॉय समझा, मतलब खिलौना। उनका मानना था कि इसकी बैटरी लाइफ कमजोर है, सिक्योरिटी ब्लैकबेरी जितनी मजबूत नहीं है और कोई भी सीरियस कॉर्पोरेट कस्टमर अपना फिजिकल कीबोर्ड छोड़कर टच स्क्रीन पर टाइप करना पसंद नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैकबेरी को लगता था कि आईफोन एक फैशनेबल गैजेट है, जबकि ब्लैकबेरी एक प्रोफेशनल टूल है। लेकिन यहीं पर ब्लैकबेरी ने सबसे बड़ी गलती की। वो आईफोन को एक फोन समझ रहे थे, जबकि एप्पल पूरे स्मार्टफोन मार्केट का रूल्स बदल रहा था। लेकिन ब्लैकबेरी को लग रहा था कि दुनिया हमेशा उसी तरह काम करेगी जैसे उस वक्त कर रही थी। लेकिन दोस्तों, ब्लैकबेरी की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि उसने आईफोन को हल्के में लिया। असली प्रॉब्लम कंपनी के अंदर भी पैदा हो चुकी थी। उस वक्त ब्लैकबेरी को दो लोग चला रहे थे, माइक लाज़ारिडिस जो कंपनी के फाउंडर और टेक्नोलॉजी जीनियस थे, और जीन बाल्सिली, ये अग्रेसिव बिजनेसमैन और डील मेकर थे। कई सालों तक इन दोनों की पार्टनरशिप ब्लैकबेरी की सबसे बड़ी ताकत रही थी। लेकिन स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के आते ही यही पार्टनरशिप धीरे धीरे कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी। कंपनी के अंदर नए डिसीजंस लेने में देरी होने लगी। इतने में मार्केट तेजी से बदल रहा था। दूसरी ओर एप्पल हर साल नए इनोवेशंस ला रहा था। एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर्स नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एप्पल को जवाब देने के लिए ब्लैकबेरी ने अपना पहला टच स्क्रीन मोबाइल फोन लॉन्च किया। नाम था ब्लैकबेरी स्टॉर्म और ये वो प्रोडक्ट था जिससे ब्लैकबेरी आईफोन को चैलेंज देना चाहता था। लेकिन जो फोन एप्पल के लिए चैलेंज बनना था वही ब्लैकबेरी के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। फोन में कई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। टच स्क्रीन एक्सपीरियंस यूजर्स को पसंद नहीं आया और पहली बार ब्लैकबेरी की रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगे। ब्लैकबेरी को लगता था कि मोबाइल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कॉलिंग, मैसेजिंग और ईमेल्स, और इसी सोच ने कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसी दौरान एप्पल और एंड्रॉयड कुछ और ही बना रहे थे। वो सिर्फ मोबाइल फोन्स नहीं बना रहे थे, वो एक इकोसिस्टम बना रहे थे। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां थर्ड पार्टी डेवलपर्स अपने एप्स बना सकते थे, जहां यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से फोन को कस्टमाइज कर सकते थे। अब फोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बल्कि एक पॉकेट कंप्यूटर बन रहा था। अब मार्केट कुछ और ही डिमांड कर रहा था। यूजर्स फेसबुक चाहते थे, यूट्यूब चाहते थे, गेम्स चाहते थे, नेविगेशंस चाहते थे, एप्स चाहते थे। और जब डेवलपर्स आईफोन और एंड्रॉयड के लिए हजारों एप्स बना रहे थे, तब ब्लैकबेरी का इकोसिस्टम धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। और इसी गलत सोच की कीमत कंपनी को आने वाले सालों में बहुत महंगी पड़ने वाली थी। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लैकबेरी के पास मार्केट को बचाने का एक मौका था और उस मौके का नाम था BBM, यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर। आज व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पावरफुल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक वक्त था
जब व्हाट्सएप से कई साल पहले BBM लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर होते थे, रीड रिसिप्ट्स मिलते थे, ग्रुप चैट्स होते थे और ये सब उस दौर में हो रहा था जब BBM के अलावा बाकी लोग अभी भी SMS भेज रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैकबेरी के पास अब भी मैसेजिंग मार्केट का फ्यूचर था, लेकिन यहीं कंपनी के अंदर एक और समस्या शुरू हुई। ब्लैकबेरी के लीडरशिप के बीच इस बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि BBM को सिर्फ ब्लैकबेरी फोन्स तक सीमित रखा जाए या फिर एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए भी खोल दिया जाए, क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों का मानना था कि BBM को हर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर देना चाहिए, दूसरी तरफ डर यह था कि अगर BBM सबके लिए अवेलेबल हो गया तो लोग ब्लैकबेरी फोन्स खरीदना ही बंद कर देंगे। लेकिन कंपनी के इस उलझन के बीच मार्केट तेजी से चेंज हो रहा था, व्हाट्सएप तेजी से बदल रहा था। जब तक ब्लैकबेरी के मैनेजमेंट को समझ आया और उन्होंने 2013 में BBM को एंड्रॉयड और आईफोन के लिए फ्री किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्हाट्सएप तब तक मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर चुका था और धीरे धीरे वही मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया जो BBM बन सकता था। लेकिन दोस्तों, ब्लैकबेरी की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान दुनिया भर की गवर्नमेंट्स भी ब्लैकबेरी के एन्क्रिप्टेड नेटवर्क को लेकर सवाल उठा रही थी। याद कीजिए अगस्त 2010, जब भारत समेत UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और लेबनान जैसे देशों ने ब्लैकबेरी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इन सरकारों का कहना था कि अगर किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क को जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी एजेंसीज एक्सेस नहीं कर सकते तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। और यहीं ब्लैकबेरी एक अजीब सी स्थिति में फंस गया। जिस एन्क्रिप्शन ने उसे दुनिया का सबसे ट्रस्टेड स्मार्टफोन बनाया था, वही एन्क्रिप्शन अब उसके लिए हेडेक का कारण बन रहा था। एक तरफ कस्टमर्स कम हो रहे थे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स का प्रेशर बढ़ रहा था और तीसरी तरफ कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजिक डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे। यानी ब्लैकबेरी एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा था और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनमें से किसी भी जंग में वो जीत नहीं रहा था। एक वक्त था जब स्मार्टफोन मार्केट में ब्लैकबेरी का नाम ही काफी था, लेकिन अब मार्केट की डायरेक्शन बदल चुकी थी। यूजर्स टच स्क्रीन स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रहे थे, डेवलपर्स आईफोन और एंड्रॉयड के लिए एप्स बना रहे थे और ब्लैकबेरी धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा था। 2011 से 2012 तक हालत इतने खराब हो चुके थे कि इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स खुलकर कंपनी के फ्यूचर पर सवाल उठाने लगे। जिस कंपनी को कभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री का किंग माना जाता था, वही कंपनी अब सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी। और आखिरकार जनवरी 2012 में ब्लैकबेरी के दोनों पावरफुल लीडर्स यानी माइक लाज़ारिडिस और जिम बैल्सिली को अपने पद छोड़ने पड़े। ये सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं था, ये एक एरा का एंड था। लेकिन मैनेजमेंट बदलने से मार्केट नहीं बदलता, कस्टमर्स वापस नहीं आए, डेवलपर्स वापस नहीं आए और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्टफोन इंडस्ट्री ब्लैकबेरी का इंतजार करने वाली नहीं थी। ब्लैकबेरी ने बाद में टच स्क्रीन डिवाइसेस लॉन्च किए, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च किए और आखिर में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए। लेकिन तब तक मार्केट फैसला कर चुका था। जो कंपनी कभी ट्रेंड करती थी, अब वही कंपनी दूसरों का ट्रेंड फॉलो कर रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे दुखद बात यह थी कि ब्लैकबेरी को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। यानी अब बहुत देर हो चुकी थी। जो काम ब्लैकबेरी को 2007 और 2008 में करना चाहिए था, वही चीज कंपनी कई सालों बाद कर रही थी। और फिर आया 4 जनवरी 2022, वो दिन जब ब्लैकबेरी ने अपने लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सर्विसेज के लिए सपोर्ट बंद कर दिया। मतलब पुराने ब्लैकबेरी डिवाइसेस धीरे धीरे कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट जैसे बेसिक फंक्शंस के लिए भी भरोसेमंद नहीं रहे। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यही वो दिन था जब क्लासिक ब्लैकबेरी स्मार्टफोन का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। और आयरनी देखिए, ब्लैकबेरी को ना किसी हैकर ने मारा, ना किसी गवर्नमेंट ने, ना इंडिया के अल्टीमेटम ने। ब्लैकबेरी की हार की सबसे बड़ी वजह थी उसका अपने सफलता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। कंपनी ने सोचा
कि यूजर्स कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ बदलता है और जो कंपनी बदलाव को समय पर नहीं पहचानती, एक दिन वही कंपनी इतिहास का हिस्सा बन जाती है। ब्लैकबेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया का सबसे सिक्योर स्मार्टफोन, सबसे पावरफुल बिजनेस फोन आज सिर्फ टेक्नोलॉजी हिस्ट्री का एक चैप्टर बनकर रह गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।